नमस्कार दोस्तों। हम लोग अजमेर के चौहानों की बात कर रहे थे। पिछले वीडियो में हमने स्थापना कैसे हुई अजमेर के चौहानों की और जो शासक थे उनके बारे में बात की थी। आज हम सबसे इम्पोर्टेंट शासकों के बारे में बात करेंगे जो अजमेर के चौहानों के चार महान शासक हैं: अजयराज, अर्णोराज, विग्रहराज चतुर्थ और पृथ्वीराज तृतीय। अगर कुछ बड़े एग्ज़ामों को छोड़ दें तो बाकी जितने भी राजस्थान लेवल के एग्ज़ाम होते हैं उनमें इन चारों से बाहर एक भी सवाल नहीं पूछा जाता है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। चलिए शुरू करते हैं इस लेक्चर को। पिछले वीडियो में हम पृथ्वीराज प्रथम तक बात कर चुके थे, पृथ्वीराज प्रथम के बारे में बात कर चुके थे। अब उसके आगे की घटनाओं के बारे में एक छोटा सा रिव्यू ले लेते हैं कि इस वीडियो में क्या क्या होगा। देखिए, पृथ्वीराज प्रथम के बारे में पिछले वीडियो में बात की। पृथ्वीराज प्रथम का पुत्र होता है अजयराज, तो उसके बाद में शासक बनता है अजयराज। तो अजयराज को हम नंबर 1 दे देते हैं। सबसे पहले ये शासक बनता है पृथ्वीराज प्रथम के बाद में। फिर अजयराज का पुत्र है अर्णोराज, उसके बाद में अर्णोराज शासक बनता है। अब आगे देखिए, अर्णोराज के 3 पुत्र हैं: जगदेव, विग्रहराज चतुर्थ और सोमेश्वर। अर्णोराज की हत्या कर देता है जगदेव, इसलिए तीसरे नंबर पर शासक बनता है जगदेव। और जगदेव के बाद में शासक बनता है विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थ के बाद में शासक बनता है अपर गांग्य। अपर गांग्य के बाद में शासक बनता है पृथ्वीराज द्वितीय। पृथ्वीराज द्वितीय पृथ्वीराज द्वितीय के बाद में शासक बनता है सोमेश्वर। ठीक है, क्योंकि पृथ्वीराज द्वितीय के कोई पुत्र वगैरह होता नहीं है, तो अर्णोराज का तीसरा पुत्र सोमेश्वर है, वो शासक बन जाता है। और सोमेश्वर के 2 पुत्र होते हैं, हरिराज और पृथ्वीराज। जब सोमेश्वर की मृत्यु हो जाती है तब शासक बनता है सोमेश्वर। अब देखिए, इन सभी शासकों की श्रेणी में हमारे सामने जो इम्पोर्टेंट शासक है वो सबसे पहले है अजयराज। ठीक है, नंबर 1 अजयराज, और उसके बाद नंबर 2 है अर्णोराज, सबसे इम्पोर्टेंट शासक। और उसके बाद में है विग्रहराज चतुर्थ, इसको बीसल देव भी कहते हैं, ये इम्पोर्टेंट शासक है। और उसके बाद अंतिम शासक जो है अजमेर के चौहानों का, इसके बाद है वो चौहान वंश समाप्त हो जाता है, वो है पृथ्वीराज चौहान तृतीय। ये 4 शासक इम्पोर्टेंट हैं। हम सबसे पहले शुरू करते हैं अजयराज के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया, अजयराज है वो पृथ्वीराज प्रथम का पुत्र था। अजयराज ने 1113 से 33 तक शासन किया। 1113 से 1133 ईस्वी तक शासन किया। देखिए, 1113 में अजमेर शहर की स्थापना की। अजमेर शहर की स्थापना किसने की? अजयराज ने। स्थापना करके उसे अपनी राजधानी बनाया। तो अजमेर को राजधानी किसने बनाया? अजयराज ने। और अजमेर शहर की स्थापना की अजयराज ने। ध्यान रखिए, भूलना मत, अजयपाल दूसरा शासक है, उसने अजमेर दुर्ग की स्थापना की थी बीठली पहाड़ी पर, लेकिन अजमेर शहर की स्थापना है वो अजयराज ने की है। अजयराज के समय को चौहानों का साम्राज्य विस्तार काल कहा जाता है, यानी इस समय चौहानों के साम्राज्य में विस्तार होना प्रारंभ हो जाता है, इसलिए अजयराज के काल को चौहानों का साम्राज्य विस्तार काल कहा जाता है। आगे देखिए, अजयराज ने अजय प्रियदंभ नामक चांदी के सिक्के चलाए। अजयराज ने सिक्के चलाए, उनका नाम है अजय प्रियदंभ, और सिक्के किसके हैं? चांदी के। और इन सिक्कों पर अपनी पत्नी का नाम उत्कीर्ण कराया, और पत्नी का नाम था सोमल देवी। तो इन सिक्कों पर है वो अपनी पत्नी सोमल देवी का नाम है वो अंकित करवाया अजयराज ने। अजयराज ने उज्जैन पर आक्रमण किया। उज्जैन पर आक्रमण कर मालवा के परमार शासक, परमार वंश के शासक नरवर्मन को हराया। किसने हराया? अजयराज ने। ठीक है, और नरवर्मन का सेनापति था सुल्हाना। सुल्हाना को बंदी बनाया तथा इस युद्ध में चाचिंग, सिंधुल और यशोराज 3 व्यक्तियों का है वो वध किया। किसने? अजयराज ने। आगे देखिए, अजयराज ने गुजरात के चालुक्य शासक मूलराज को हराया। अजयराज ने गुजरात के चालुक्य शासक मूलराज को हराया। और इसके अलावा तुर्क शासक था शहाबुद्दीन, इसको भी हराया अजयराज ने। अजयराज के समय श्वेतांबर व दिगंबर, ये दोनों क्या है? जैन धर्म के 2 संप्रदाय हैं, श्वेतांबर
और दिगंबर। श्वेतांबर यानी श्वेत वस्त्र धारण करने वाले, दिगंबर यानी नग्न रहने वाले, दोनों जैन धर्म के संप्रदाय है। इन दोनों संप्रदायों में अजय राज के समय शास्त्रार्थ हुआ और इसकी अध्यक्षता है वो किसने की? अजय राज स्वयं ने की। इस बात से पता चलता है कि अजय राज है वो सहिष्णु शासक था, खुद है वो हिंदू शासक था, शैव धर्म को पालन करता था, लेकिन है वो सभी धर्मों का है वो सम्मान करता था। 1130 में अपने पुत्र को राज्य सौंपकर पुष्कर चला गया। 1130 में अजय राज ने है वो संन्यास ले लिया और पुष्कर चला गया और अपने पुत्र अर्णोराज को है वो शासन सौंप दिया और खुद चला गया पुष्कर। अब बात करते हैं अजय राज के पुत्र अर्णोराज के बारे में। अर्णोराज ने 1133 से 55 तक शासन किया। अजमेर संग्रहालय की प्रशस्ति के अनुसार, अजमेर संग्रहालय में एक प्रशस्ति मिली है, बेसिकली ये टूटी हुई है। तो इस प्रशस्ति के अनुसार प्रारंभ में तुर्क आक्रमण को खदेड़ा। किसने? अर्णोराज ने। अर्णोराज के समय तुर्कों ने अजमेर पर आक्रमण किया तो इसने तुर्कों को है वो खत्म कर दिया। और देखिए आगे, तुर्कों से रक्त रंजित भूमि यानी तुर्कों का कत्ल कर दिया था उसने, और तुर्कों से जो भूमि है वो लाल हो गई थी, उस भूमि को साफ करने के लिए नाग पहाड़ व तारागढ़ के मध्य, अजमेर में दो पहाड़ है, एक है नाग पहाड़ और दूसरा है तारागढ़, इन दोनों पहाड़ों के मध्य चंद्रा या लूनी नदी का पानी लेकर आना सागर झील का निर्माण करवाया। तो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है कि आना सागर झील का निर्माण किसने करवाया? तो अर्णोराज ने है वो आना सागर झील का निर्माण करवा दिया। ये अर्णोराज को ही है वो आना जी कहा जाता है, आना जी, और इसने है वो आना सागर झील का निर्माण करवाया। आगे देखिए, इस झील के किनारे, आना सागर झील के किनारे है वो जहांगीर। जहांगीर कौन है? मुगल शासक है। मुगल शासक जहांगीर ने शाही बाग या दौलत बाग का निर्माण कराया। शाही बाग या दौलत बाग, इसी बाग को वर्तमान में है वो सुभाष उद्यान कहा जाता है। शाही बाग या दौलत बाग को है वो वर्तमान में सुभाष उद्यान कहा जाता है। इसका निर्माण करवाया किसने? जहांगीर ने। ठीक है। अब अस्मत बेगम, देखिए अस्मत बेगम कौन है? जहांगीर की पत्नी का नाम है नूरजहां, और नूरजहां की माँ यानी जहांगीर की सासू माँ है अस्मत बेगम। जहांगीर की सास अस्मत बेगम ने यहाँ गुलाब से इत्र निकालने की खोज की। किस बाग में की? दौलत बाग या शाही बाग में जहांगीर की सास ने, अस्मत बेगम ने गुलाब से इत्र निकालने की खोज की। अर्णोराज के समय चौहानों व चालुक्यों में संघर्ष चलता रहा। चौहान है वो अजमेर में शासन करते हैं और चालुक्य है वो गुजरात में शासन करते हैं। इनके मध्य संघर्ष हुआ। देखिए संघर्ष में क्या क्या घटनाएं हुई। गुजरात के चालुक्य शासक जय सिंह, गुजरात का चालुक्य शासक कौन है? जय सिंह। जय सिंह और अर्णोराज के मध्य में संघर्ष हुआ। सबसे पहले इनके मध्य होता है संघर्ष, तथा बाद में संधि हुई। युद्ध हुआ और युद्ध के बाद में संधि हुई। संधि की शर्तों के तहत जय सिंह ने अपनी पुत्री कांचन देवी का विवाह है वो अर्णोराज से किया। तो जय सिंह ने अपनी पुत्री कांचन देवी का विवाह है वो चौहान शासक अर्णोराज के साथ किया। ध्यान रखिए, हम आपको पहले ही बता चुके हैं, ये 4 मोस्ट इम्पोर्टेंट शासक है, इसलिए इनके समय सभी घटनाओं को आपको याद करना होगा क्योंकि प्रत्येक एग्जाम में ये पूछा जाता है। तो कांचन देवी का विवाह किससे हुआ? अर्णोराज के साथ, और कांचन देवी है वो जय सिंह की पुत्री है। अब देखिए, जय सिंह के बाद में शासक बनता है कुमारपाल। चालुक्य शासक जय सिंह था, जय सिंह के बाद में शासक बनता है कुमारपाल। कुमारपाल व अर्णोराज के मध्य भी आबू में युद्ध हुआ। ठीक है, और इस युद्ध में है वो अर्णोराज हार गया। ये बहुत बाहर सवाल पूछा जाता है कि अर्णोराज को किसने हराया था? तो कुमारपाल ने, गुजरात के शासक कुमारपाल ने है वो अर्णोराज को हरा दिया था। अब 2 ग्रंथ है, एक है हेमचंद्र द्वारा रचित द्वाश्रय महाकाव्य और मेरुतुंग द्वारा रचित प्रबंध चिंतामणि। इन दोनों ग्रंथों के अनुसार है वो इस युद्ध का जो
कारण है वो अर्णोराज को बताया गया है। ये दोनों ग्रंथ बताते हैं कि अर्णोराज ने स्वयं ने है वो कुमारपाल से लड़ाई मोल ली और बाद में युद्ध हुआ और खुद ही पराजित हो गया। तो ये चौहान चालुक्य संघर्ष की घटनाएं थी अर्णोराज के समय में। अर्णोराज ने पुष्कर में आदि वराह मंदिर का निर्माण करवाया। आदि वराह मंदिर का निर्माण कराया। आदि वराह मंदिर है वो विष्णु का है, ठीक है, और विष्णु की है वो वानर का अवतार लिए हुए हैं। विष्णु वानर का अवतार, वानर का अवतार। इस मंदिर में जो विष्णु की मूर्ति है वो वानर का अवतार लिए हुए हैं और इस मंदिर का निर्माण यानी आदि वराह मंदिर का निर्माण है वो पुष्कर में अर्णोराज ने करवाया। अर्णोराज के दरबार में देवघोष व धर्मघोष विद्वान रहते थे। दो विद्वान थे, देवघोष और धर्मघोष। अब आगे देखिए, अर्णोराज के 3 पुत्र थे। कितने पुत्र थे? 3 पुत्र। हम पहले भी आपको बता चुके हैं, दोबारा बताते हैं। पहले पुत्र का नाम है जगदेव, दूसरे का नाम है विग्रहराज चतुर्थ और तीसरे का नाम है सोमेश्वर। ठीक है। जगदेव ने है वो अर्णोराज की हत्या कर दी। हत्या की इसलिए इसे चौहानों का पितृहंता कहते हैं। तो चौहानों का पितृहंता किसको कहते हैं? जगदेव को, क्योंकि इसने अपने पिता अर्णोराज की है वो हत्या कर दी थी। हत्या करने के बाद जगदेव है वो शासक बनता है और 1155 से 58 तक शासन करता है, यानी 3 वर्ष तक शासन करता है जगदेव। और जगदेव के बाद में शासक बनता है विग्रहराज चतुर्थ, जो एक इम्पोर्टेंट शासक है। इसने है वो 1158 से 1163 तक है वो शासन किया था। अब हम बात करेंगे विग्रहराज चतुर्थ के बारे में। विग्रहराज चतुर्थ ने 1158 से 63 तक शासन किया और विग्रहराज चतुर्थ को बीसल देव भी कहा जाता है। अर्णोराज को जिस तरह आनाजी कहा जाता है उसी तरह विग्रहराज चतुर्थ को बीसल देव कहा जाता है। देखिए, विग्रहराज चतुर्थ ने दिल्ली के तोमर राजवंश को हराया और दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि किस चौहान शासक ने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया? तो विग्रहराज चतुर्थ ने सर्वप्रथम दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। आगे देखिए, कन्नौज के गढ़वाल शासक, कन्नौज पर गढ़वाल वंश शासन करता है। वहाँ का शासक है विजय चंद्र को हराया किसने? बीसल देव ने, यानी विग्रहराज चतुर्थ ने। ठीक है। गजनी के शासक हमीर, गजनी का शासक है हमीर। अमीर को क्या रियल नाम जो उसका है वो है अमीर खुसरो शाह। तो गजनी के शासक अमीर खुसरो शाह को हराया किसने? विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थ के दरबारी विद्वान, विग्रहराज चतुर्थ ने गजनी के शासक अमीर खुसरो शाह को हराया। आगे देखिए, इसने गुजरात के चालुक्य शासक, अभी हमने अर्णोराज के समय चालुक्य चौहान संघर्ष को पढ़ा, अब विग्रहराज के समय भी इसने गुजरात के चालुक्य शासक कुमारपाल को हराया। ठीक है। तो गुजरात के शासक कुमारपाल को किसने हराया? विग्रहराज चतुर्थ ने। आगे देखिए, विग्रहराज चतुर्थ न केवल अच्छा विजेता था, हमने उसकी इतनी सारी विजयों के बारे में पढ़ा, तो वो न केवल सिर्फ विजेता था बल्कि वह साहित्य का प्रेमी भी था। उसने संस्कृत भाषा में हरिकेली नाटक की रचना की। ये बहुत बार एग्जाम में सवाल पूछा जाता है। मैं आपको प्रत्येक वीडियो में बताता हूँ कि एग्जाम के अंदर आर्ट, कल्चर एंड लिटरेचर पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, पॉलिटिकल हिस्ट्री है वो कम पूछा जाता है। तो ऐसी चीज़ें आपको ज़्यादा याद करनी चाहिए। संस्कृत में हरिकेली नाटक की रचना की विग्रहराज चतुर्थ या बीसल देव ने। अब देखिए, इस नाटक की कुछ पंक्तियाँ ब्रिस्टल में, ब्रिस्टल है वो इंग्लैंड के अंदर है, और ब्रिस्टल में आपको पता है राजा राम मोहन राय भारतीय पुनर्जागरण के एक व्यक्ति थे, उनकी है वो मृत्यु हुई थी ब्रिस्टल में। तो ब्रिस्टल में राजा राम मोहन राय का जो स्मारक है, समाधि है, वहाँ पर इसकी कुछ पंक्तियाँ लिखी हुई है हरिकेली नाटक की। तथा 2.5 दिन का झोंपड़ा जो है अजमेर में, उसकी सीढ़ियों पर भी कुछ पंक्तियाँ लिखी गई है। तो इसकी कुछ पंक्तियाँ हैं वो राजा राम मोहन राय की समाधि पर और कुछ पंक्तियाँ हैं वो 2.5 दिन के झोंपड़े की सीढ़ियों पर लिखी गई है।
इस नाटक में है क्या, हरिकेली नाटक में विषय वस्तु क्या है इसकी, तो इस नाटक में 12वीं का ग्रंथ, एक 12वीं एक विद्वान है, इनका ग्रंथ है किराता अर्जुनियम। किराता अर्जुनियम की कहानी पर आधारित है ये नाटक। किराता अर्जुनियम में शिव और अर्जुन की कहानियां हैं, तो ये 12वीं का जो ग्रंथ है इसी ग्रंथ पर आधारित है, वो हरिकेली नाटक है। अब हम विग्रहराज चतुर्थ के दरबारी विद्वानों की बात करते हैं। तो ये 12वीं के नाटक पर आधारित है हरिकेली नाटक विग्रहराज चतुर्थ का। विग्रहराज चतुर्थ विद्वानों का आश्रयदाता होने के कारण इसके दरबार में बहुत सारे विद्वान रहते थे। तो विद्वानों का आश्रयदाता होने के कारण विग्रहराज चतुर्थ को है वो कटी बांधव कहा जाता है। कटी बांधव या कहीं कहीं पर कवि बांधव भी लिखा रहता है। तो कटी बांधव या कवि बांधव किसको कहा जाता है, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस चौहान शासक को कटी बांधव कहा जाता है। कटी बांधव यानी कवियों का मित्र, ठीक है ना। तो इसकी उपाधि है वो दी गई है। इस उपाधि को दिया किसने है, जयानक ने। जयानक है वो पृथ्वीराज विजय का लेखक है। इसके बारे में भी हम पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं। तो जयानक का ग्रंथ है पृथ्वीराज विजय, उसमें है वो विग्रहराज चतुर्थ को कटी बांधव कहा गया है। विग्रहराज चतुर्थ के दरबार में दो विद्वान रहते थे। एक का नाम है सोमदेव, एक विद्वान है सोमदेव, और दूसरे है नरपति नाल्ह। ठीक है, दो विद्वान हैं। सोमदेव का ग्रंथ है ललित विग्रह राज, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया एग्जाम में। सोमदेव का ग्रंथ है ललित विग्रह राज, और नरपति नाल्ह का ग्रंथ है बीसल देव रासो। ठीक है, अब इन ग्रंथों में है क्या, इनकी विषय वस्तु क्या है। तो ललित विग्रह राज में इंद्रपुरी की राजकुमारी वैष्णो देवी, इंद्रपुरी की एक राजकुमारी जिसका नाम है वैष्णो देवी, तथा विग्रहराज चतुर्थ के मध्य प्रेम संबंधों का वर्णन है। किसमें, ललित विग्रहराज में, और इसकी रचना की है सोमदेव ने, और सोमदेव है वो विग्रहराज चतुर्थ के दरबार में रहता है। अब आगे देखिए, नरपति नाल्ह का ग्रंथ है बीसल देव रासो। इस बीसल देव रासो की विषय वस्तु क्या है, तो इसमें परमार राजा भोज, परमार वंश का शासक है भोज, भोज की पुत्री का नाम है राजमती। तो भोज की पुत्री राजमती और विग्रहराज चतुर्थ के मध्य में प्रेम संबंधों का वर्णन है। ठीक है, और इस ग्रंथ से विग्रहराज चतुर्थ की उड़ीसा विजय की जानकारी भी मिलती है कि विग्रहराज चतुर्थ ने उड़ीसा पर विजय हासिल की थी, उसकी भी जानकारी मिलती है। हमने आपको बताया कि विग्रहराज चतुर्थ एक अच्छा साहित्य प्रेमी था, एक विजेता था, और इसके अलावा वह अच्छा एक निर्माता भी था। देखिए, उसने विग्रहराज चतुर्थ ने बीसलपुर कस्बे को बसाया, बीसलपुर कस्बे को बसाया तथा बीसलपुर बांध का निर्माण करवाया, बीसलपुर बांध का निर्माण कराया विग्रहराज चतुर्थ ने। इसके अलावा विग्रहराज चतुर्थ ने अजमेर में संस्कृत पाठशाला बनाई, संस्कृत पाठशाला बनवाई तथा उसमें सरस्वती मंदिर बनवाया। संस्कृत पाठशाला बनाई और इसी संस्कृत पाठशाला में है वो सरस्वती के मंदिर का निर्माण करवाया। इसके अलावा देखिए, विग्रहराज चतुर्थ ने शिवालिक स्तंभ लेख उत्कीर्ण कराया। शिवालिक स्तंभ लेख ये RAS 2018 में पूछा गया है कि किस चौहान शासक ने शिवालिक स्तंभ लेख को उत्कीर्ण करवाया, तो विग्रहराज चतुर्थ ने करवाया। ठीक है, और इस अभिलेख में है वो स्तंभ लेख में विष्णु का अवतार बताया गया है विग्रहराज चतुर्थ को। ठीक है, इस अभिलेख में स्तंभ लेख में विग्रहराज चतुर्थ को विष्णु का अवतार बताया गया है। एक और चीज़ हम आपको यहाँ बता दें, विग्रहराज ने जो संस्कृत पाठशाला बनवाई थी, इस संस्कृत पाठशाला को तोड़कर कुतुबुद्दीन ऐबक ने है वो 2.5 दिन का झोंपड़ा बनवाया था। आगे देखिए, किलहॉर्न एक विद्वान है। किलहॉर्न ने विग्रहराज चतुर्थ के बारे में कहा है कि वह उन हिंदू शासकों में एक व्यक्ति था जो कालिदास और भावभूति की होड़ कर सकता है। देखिए, उनकी प्रशंसा में, विग्रहराज चतुर्थ की प्रशंसा में किलहॉर्न ने ये लाइन कही है। आगे देखिए, विग्रहराज चतुर्थ का समय चौहानों का स्वर्ण युग कहा जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है कि किस चौहान शासक का समय चौहानों का है वो स्वर्ण युग कहा जाता है, तो विग्रहराज चतुर्थ का समय स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर साहित्य को भी योगदान मिला और कुछ निर्माण भी हुए, स्थापत्य कला में योगदान हुआ। ठीक है ना, और उसने बहुत सारी विजय भी हासिल की, इसलिए इसके काल को है वो स्वर्ण युग कहा जाता है। आगे देखिए, विग्रहराज चतुर्थ के बाद में
विग्रह चतुर्थ के बाद में शासक बनते हैं अपर गांगेय। अपर गांगेय के बाद में पृथ्वीराज द्वितीय, ठीक है। और पृथ्वीराज द्वितीय के बाद में शासक बनते हैं सोमेश्वर, पहले ही आपको बता दिया है। अब सोमेश्वर के बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं कि सोमेश्वर का जो लालन पोषण है यानी प्रारंभ में है वो अपने ननियाल में रहते थे। और इनका ननियाल कहाँ पर था? गुजरात में चालुक्य वंश के अंदर इनका है वो ननियाल था, क्योंकि सोमेश्वर है वो पुत्र है अर्णोराज के, और अर्णोराज का विवाह हुआ था गुजरात के चालुक्य शासक जय सिंह की पुत्री कांचन देवी से। तो इनका ननियाल है वो गुजरात में था और यहाँ पर इनका लालन पोषण हुआ था। और इनका विवाह है वो कर्पूरी देवी के साथ हुआ था, कर्पूर देवी या कर्पूरी देवी के साथ हुआ था। और इसके अलावा इन्होंने कोंकण के शासक मल्लिकार्जुन को भी हराया। मल्लिकार्जुन है वो कुमारपाल का दुश्मन था। कुमारपाल गुजरात का शासक है, उसका दुश्मन था, इसलिए इसने है वो सोमेश्वर ने मल्लिकार्जुन को हराया, क्योंकि सोमेश्वर है वो अपने ननियाल में ही रहता था गुजरात में कुमारपाल के दरबार में, ठीक है। और सोमेश्वर और कर्पूरी देवी के दो पुत्र थे, एक का नाम है हरिराज और दूसरे का नाम है पृथ्वीराज चौहान तृतीय। ये सबसे महान शासक है अजमेर के चौहानों के। इसके बारे में हम कल के वीडियो में बात करेंगे, पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बारे में, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।